अब तक की 5 अहम खबरें। दुनिया में हिंसा की नहीं कोई जगह। यूएन में भारत के रुख पर सोनिया गांधी ने जताया ऐतराज। बोली, गाजा बन चुका है खुली जेल। इजराइल हमास युद्ध को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के हालिया प्रस्ताव पर भारत के रुख का कड़ा विरोध करती है। सोनिया गांधी ने आर्टिकल में इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने हमास के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की है, लेकिन इस युद्ध को इजराइल ने और बढ़ा दिया है, जिससे गाजा में बेकसूर लोगों की जान जा रही है। दरअसल द हिंदू अखबार के लिए लिखे आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कहा, गाजा में मानवता की परीक्षा ली जा रही है। इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से कम पड़ गए थे, लेकिन अब इजराइल की प्रतिक्रिया से हम और कमजोर हो गए हैं। हमारी सामूहिक चेतना के जगाने से पहले न जाने कितने और लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी। उन्होंने आर्टिकल में आगे लिखा, 7 अक्टूबर 2023 को योम किप्पुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर हमास ने इजराइल पर एक क्रूर हमला किया। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादातर आम नागरिक और 200 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हुआ हमला विनाशकारी था। कांग्रेस का मानना है कि हिंसा की सभ्य दुनिया में कोई जगह नहीं है और अगले ही दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से हमास के हमलों की निंदा की थी। सोनिया गांधी ने इस हमले को इजराइल के लिए त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि ये त्रासदी गाजा में और उसके आसपास इजरायली सेना के भेदभावपूर्ण अभियानों से जुड़ी है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में मासूम बच्चे, महिलाएं और पुरुष मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाई अब बदले पर केंद्रित है, जिसमें काफी हद तक बेकसूर और मासूमों की जान जा रही है। उन्होंने इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने लेख में लिखा कि न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि 1.5 दशक से भी ज्यादा समय तक इजराइल की बेरोक टोक नोकबंदी ने गाजा को खुली जेल में बदल दिया है। शांति तभी आएगी जब दुनिया का नेतृत्व किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम इजराइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी यादों से फलस्तीनियों को सदियों तक उनके देश से जबरन बेदखल करने और उनके मूल अधिकारों के सालों के दमन के दर्दनाक इतिहास को मिटा दें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रारंभिक बयान में फलस्तीनी अधिकारों का कोई जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव पर भारत के रुख का कड़ा विरोध करती है, जिसमें गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई प्रभावशाली देश पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उन्हें युद्ध को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पुलवामा में यूपी के मजदूर की गोली मारकर हत्या, उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर तंज। कहा, क्या यही है सामान्य स्थिति? जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग सामने आई है। पुलवामा में सोमवार को आतंकवादियों ने एक मजदूर को गोली मार दी, जिसमें बाद में उसकी मौत हो गई। मरने वाला मजदूर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसकी पहचान मुकेश के रूप में हुई है। वह रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर गया था। 24 घंटे में कश्मीर में ये दूसरी आतंकी घटना है। रविवार की दोपहर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में क्रिकेट खेल रहे इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी पर लश्कर तैयबा आतंकियों ने हमला किया था। उनकी आंख, पेट और गर्दन में 3 गोलियां लगी थी। इंस्पेक्टर वानी का ऑपरेशन किया गया, हालांकि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि पुलवामा में नौपुरा के साथ सटे टुमची में सोमवार की दोपहर अचानक गोली लगने की आवाज आई। आवाज सुनकर लोग दौड़े, तभी मजदूर को घायल पाया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर पर हमला करने वाले और आज हुई श्रमिक की हत्या में शामिल लोगों को जल्द चिन्हित कर लिया जाएगा। हम हमले के पीछे के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान के हाथ होने का इशारा किया है। कहा कि पड़ोसी देश को यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर एक आतंकवादी को मारकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। रविवार रात को केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह इलाके में तलाशी के दौरान आतंकवादी का शव भी बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वहीं इसी बीच पुलवामा और श्रीनगर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हालात सामान्य हैं तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे, बहाना क्या है।
कल श्रीनगर में एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। आज मैंने सुना कि पुलवामा में कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर ये सामान्य स्थिति है तो ठीक है। कुछ दिन पहले एलजी यहाँ आए थे, लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया गया और वो बाहर नहीं निकल सकते थे और घूमे फिरे। मैं सीएम के तौर पर यहाँ आया था, लेकिन मैंने कभी भी शहर बंद नहीं किया। जब हम सड़कों पर यात्रा करते थे तो हमने कभी लोगों को उनके घरों में बंद नहीं रखा। ये सामान्य स्थिति है क्या? नहीं थम रहा महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर विवाद। प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक के घर को लगा दी आग। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की आग लगातार भड़कती जा रही है। भीड़ मराठा रिजर्वेशन की आग में जल रही है। आंदोलनकारियों ने अब हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बीड़ में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के आवास पर पहले तोड़फोड़ की और फिर घर में आग लगाई। आग ना देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और इसमें से तेज लपटें और काला धुआं उठने लगा। इस घटना का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया। घर जलाए जाने की घटना के बाद प्रकाश सोलंकी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस समय प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग के हवाले किया, वो और उनका परिवार घर के अंदर ही थे। उन्होंने कहा कि किस्मत से उनके परिवार और घर के सभी कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनको इस घटना में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आग लगाए जाने से उनको काफी नुकसान हुआ है। आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी अब हिंसक होने लगे हैं। विधायक का घर जलाया जाने इस बात का उदाहरण है। रविवार को महाराष्ट्र के लातूर शहर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर करीब 9 महिलाएं 70 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर को करीब 3 बजे ये महिलाएं गांधी चौक क्षेत्र स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की गई अपील के बावजूद उन्होंने नीचे आने से इनकार कर दिया। तहसीलदार सौदागर टांडले और पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही थी और कूदने की धमकी भी दे रही थी। हनी ट्रैप मामले में फंस गया एक और शख्स बन गया आईएसआई का खुफिया जानकार। राजस्थान इंटेलिजेंस ने कर लिया गिरफ्तार। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करने के मामले में राजस्थान इंटेलिजेंस टीम ने बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना अंतर्गत बॉर्डर के गांव आनंदगढ़ के रहने वाले जासूस नरेंद्र कुमार उम्र 22 साल उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दो महिला पाक एजेंट के संपर्क में था। एडीजी इंटेलिजेंस एस सेंगाथिर ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपनी महिला एजेंट के जरिए हनी ट्रैप के माध्यम से मुख्यतः सैनिकों, पैरामिलिट्री, रक्षा, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, रेलवे के कर्मचारी, वैज्ञानिकों, सेना के राशन सप्लायर्स, ठेकेदारों और बॉर्डर क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को निशाना बनाते हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम द्वारा ऐसी गतिविधियों की सतत निगरानी की जाती है। एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि निगरानी के दौरान सामने आया कि आरोपी नरेंद्र कुमार सोशल मीडिया के माध्यम से इन महिला एजेंट के संपर्क में रहकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र की सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा कर रहा था। इसे डिटेन कर जयपुर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा पूछताछ की तो उसने बताया कि वो 2 साल से फेसबुक पर पूनम बाजवा के नाम से संचालित अकाउंट से संपर्क में है। पूनम ने खुद को बठिंडा निवासी बताते हुए बीएसएफ में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर कार्य करना बताया था। पूनम ने नरेंद्र से दोस्ती कर शादी का प्रलोभन दिया और अपने व्हाट्सएप नंबर देकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संवेदनशील सूचनाएं जैसे सड़क, पुल, बीएसएफ पोस्ट, टावर, आर्मी की गाड़ियों की फोटोग्राफ, प्रतिबंधित स्थान के फोटोग्राफ और वीडियो प्राप्त करती रही। इसके साथ ही महिला पाक एजेंट के कहने पर महिला द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में बॉर्डर क्षेत्र के निवासी व्यक्ति को ग्रुप का सदस्य बनाया। एडीजी इंटेलिजेंस ने बताया कि जासूस नरेंद्र पिछले कुछ समय से एक अन्य महिला पाक हैंडल के संपर्क में भी आ गया। महिला ने अपना नाम सुनीता व खुद को दैनिक भास्कर की स्थानीय पत्रकार बताते हुए नरेंद्र से बॉर्डर क्षेत्र की सामरिक जानकारी प्राप्त की। आरोपी के मोबाइल की जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एडीजी ने बताया कि पाकिस्तान की महिला एजेंट भारत के मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को निशाना बनाती है। भारतीय मोबाइल नंबर होने के कारण उन पर किसी को शक नहीं होता। खासकर युवा इन महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की सूचनाओं को साझा कर देते हैं। एडीजी ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी पूर्वक करें।
अनजान पुरुष या महिला को बिना पहचान के दोस्त बनाना, मोबाइल नंबर या ओटीपी शेयर करना तथा सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना साझा करना सुरक्षा एजेंसी के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। इसके लिए सभी नागरिकों को जागरूक रहना होगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नाम पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया अपना रुख। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 26 विपक्षी दलों गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने इंडिया नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया, इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा। ये लोग यानी कि विपक्षी दल इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लिव पार्टियां सहित 26 दलों वाले गठबंधन ने अपने नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई मीटिंग में रखा था। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नाम को लेकर सभी ने सहमति जताई है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक बिहार की राजधानी पटना और मुंबई में भी हो चुकी है। ये सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ही मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।